हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे क्लास में। आज हम चालू करने जा रहे हैं नया चैप्टर। क्लास 12th CGBSE और NCERT दोनों के लिए है। हिंदी माध्यम के लिए यह वीडियो बन रहा है। इंग्लिश मीडियम वाले भी अगर समझें तो इंग्लिश टर्मिनोलॉजी भी इसमें यूज होंगी तो उनके लिए भी बेहतर है। और अगर आपको इंग्लिश मीडियम वालों को इंग्लिश में चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं प्योर इंग्लिश में भी क्लासेस बनाऊँगा, लेकिन पहले हिंदी का बना रहा हूँ, तो अभी हिंदी मीडियम पर चलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों केमिस्ट्री को समझने का आसान तरीका है कि हम पहले कॉन्सेप्ट को समझें, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हम करें क्वेश्चन। जब हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे, तो हमें समझ में आ जाएगा कि हमारा कॉन्सेप्ट कितना क्लियर हुआ है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं, चालू करते हैं अपना क्लास। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स यानी कि जिसे कहते हैं हम रसायन बल गतिकी। हिंदी में जिसे क्या कहते हैं, रसायन बल गतिकी। काइनेटिक्स जो शब्द है ना, इसका अगर शाब्दिक अर्थ लें तो काइनेटिक्स शब्द जो है ये ग्रीक भाषा के काइनेसिस वर्ड से लिया गया है। काइनेसिस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है, जिसका मीनिंग होता है गति। क्या होता है? गति। इंग्लिश में जिसे कहते हैं मूवमेंट। अब किसमें गति? तो फिजिकल केमिस्ट्री के ये वो शाखा है, वो ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम किसी भी केमिकल रिएक्शन के होने के उसके स्पीड का, उसके गति का हम अध्ययन करते हैं। उसे ही हम केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई भी केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन कैसे होता है? हमारे पास अभिकारक होते हैं, है ना, अभिकारक होते हैं। वो अभिकारक आपस में क्रिया करते हैं और वो उत्पाद बनाते हैं। ठीक है, तो अभिकारक जितना रहता है वो धीरे धीरे बदलते जाता है, चेंज होते जाता है। किसमें? प्रोडक्ट में, या जिसे कहें हम उत्पाद में, वो बदलते जाता है। यानी कि उनके कॉन्सेंट्रेशन में कमी होती है। अभिकारक के कॉन्सेंट्रेशन में कमी होती है और उत्पाद के कॉन्सेंट्रेशन में बढ़ोतरी होती है। तो ये जो रिएक्शन कितना जल्दी होता है, इसका जो गति होता है ना, इसी गति को कहते हैं केमिकल काइनेटिक्स। और इसी गति को हम हिंदी में कहते हैं अभिक्रिया का वेग। तो ये जो वेग है, इस आधार पे रसायन विज्ञान में कुछ जितने भी केमिकल रिएक्शन हैं, जितने भी रासायनिक अभिक्रिया हैं, उनको 3 वर्गों में बांटा है। किसके आधार पे? वेग के आधार पे। तो हम लिख लेते हैं वेग के आधार पे कितने वर्ग हैं? 3 वर्ग। पहला है अति मंद रिएक्शन। पहला आता है अति मंद रिएक्शन। स्पीड है बहुत धीरे, अति मंद आता है। जैसे कि अति मंद में क्या आ जाएगा? अति मंद में आएगा वो रिएक्शन जो बहुत ज़्यादा धीरे होते हैं। और एक रहता है तीव्र और एक रहता है सामान्य। ठीक है, या जिसे क्या कहते हैं मध्यम अभिक्रिया। मध्यम अभिक्रिया। तो ये 3 प्रकार के रिएक्शन हैं। तो इनका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि इसमें अतिमंद रिएक्शन में आता है लोहे पे जंग लगना। लोहे पे जंग का लगना, सॉरी ऐसा रहेगा, जंग। लोहे पे जंग लगना। और क्या है? जीवाश्म ईंधन का बनना। लोहे पे जब जंग लगता है तो ये नहीं कि 5 मिनट में जंग लग गया, महीने लगते हैं। अगर वो अच्छा से लुब्रिकेंट लगा है या फिर प्लास्टिक से ढका है या मॉइस्चर एयर के कांटेक्ट पे नहीं है लोहा, तो उस पर जंग लगने में बहुत समय लग जाएगा, सालों लग जाते हैं, महीने लग जाते हैं। तो इस प्रकार के रिएक्शन को अतिमंद रिएक्शन कहते हैं। जीवाश्म ईंधन यानी कि पेट्रोलियम, क्या है, पेट्रोलियम बनने में जो टाइम लगता है, ये एक केमिकल रिएक्शन है जिसे में बनने में सालों लग जाते हैं।
तो ये जो जीवाश्म ईंधन है, पेट्रोलियम है, ये रिएक्शन भी अति मंद रिएक्शन के अंतर्गत आता है। तो ये समझ में आएगी अति मंद क्या। तीव्र क्या है, वो जो बहुत जल्दी हो जाए। जैसे कि हम देखते हैं AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट को NaCl के घोल में मिलाया जाए तो तुरंत ही हमको अवक्षेप मिल जाता है AgCl का और सोडियम नाइट्रेट बन जाता है। ये दोनों के घोल को हम जैसे ही मिलाते हैं, जैसे ही एक दूसरे में मिलाए वैसे ही ये बन जाता है 1 सेकंड के अंदर में, टाइम एज नहीं लगता है, बिल्कुल तुरंत फटाक से। तो इस प्रकार की रिएक्शन को कहते हैं तीव्र अभिक्रिया। अब ये तीव्र अभिक्रिया है, अतिमंद रिएक्शन है। इन दोनों जो रिएक्शन है इनका तो हम केमिकल काइनेटिक्स जो है, इनका काइनेटिक्स जो है वो हम नहीं निकाल पाते हैं, लेकिन सामान्य जो अभिक्रियाएं हैं, मध्यम अभिक्रियाएं हैं जिनमें 5 मिनट 10 मिनट से लेके घंटे 2 घंटे 10 घंटे 4 दिन 8 दिन इस प्रकार के जो टाइम लगते हैं, उन अभिक्रियाओं का हम काइनेटिक्स मेजरमेंट कर लेते हैं। आपको एक चीज़ क्लियर टू क्लियर बता दूं कि काइनेटिक्स जो है यानी कि अभिक्रिया का वेग जो है, इस वेग का निर्धारण प्रायोगिक रूप से ही किया जाता है। ठीक है, इसमें भी एग्जांपल लिख लेते हैं, फिर आपको बताता हूँ। इसमें एग्जांपल होगा CH3COOH, एस्टर जो है CH3COOCH3, ये एस्टर जो है इसका हाइड्रोलिसिस होता है प्लस H2O ऐसा, तो ये होगा CH3COOH प्लस CH3OH, मेथेनॉल और एसिटिक एसिड बनता है। तो ये जो अभिक्रिया होता है ये मध्यम स्पीड रहता है, इसका स्पीड मध्यम रहता है। तो इसका हम वेग का निर्धारण, उसका डिटर्मिनेशन हम कर सकते हैं। अब उसका डिटर्मिनेशन कैसा होता है ये देख लेते हैं। तो अभिक्रिया का वेग जो है, मान लो यहाँ पे एक अभिक्रिया है, A प्लस B बन रहा है, किस पे, C बन रहा है। ठीक है, तो ये रिएक्शन जो है इसको होने में जो समय लगेगा या फिर जब होगा, जिसका गति जो है वो गति का पता कैसे लगाएंगे। हम जानते हैं कि कोई भी अभिक्रिया जो है, ये घटन A और B अभिकारक जो है आपस में रिएक्शन करेंगे, इनकी जो मात्रा है वो मात्रा कम होने लगेगा, डाउन में जाएगा, और ये पहले डाउन रहेगा, वो धीरे धीरे समय के साथ में बढ़ने लगेगा, है ना। अगर हम ग्राफ खींचें ऐसा, ये टाइम t ले लो, इधर कॉन्सेंट्रेशन C ले लो, ठीक है। इन दोनों के बीच अगर ग्राफ खींचें और रिएक्टेंट का हम लें तो रिएक्टेंट क्या होगा, रिएक्टेंट पहले ज़्यादा रहेगा, धीरे धीरे कम आएगा, इधर डाउन आएगा, तो रिएक्टेंट कम आएगा। और प्रोडक्ट लें तो प्रोडक्ट ऐसे धीरे धीरे जीरो रहेगा, वो धीरे धीरे ऊपर जाएगा, है ना। ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट का ये है ग्राफ है। तो इस प्रकार से हम रिएक्शन में देखते हैं, यानी कि उनके सक्रिय मात्रा जो है, उनका जो सांद्रता है उसमें परिवर्तन होता है। तो अभिक्रिया का वेग जो है वो है क्या, आखिर हम लिख सकते हैं वेग बराबर होता है सांद्रता में परिवर्तन। सांद्रता में क्या होता है, परिवर्तन होता है, डिवाइड बाय किसके हिसाब से होता है, टाइम के हिसाब से होता है। जितना समय लगता है उस समय के हिसाब से वो कम होते जाता है अभिकारक और उत्पाद बढ़ते जाता है, हमारा जो रिएक्शन है वो आगे बढ़ने लगता है। तो क्या आ जाएगा, समय अंतराल आ जाएगा, है ना। कितने समय अंतराल में वो रिएक्शन हुआ या फिर इतना समय अंतराल में कितना परिवर्तन हुआ। तो किसी भी अभिक्रिया के वेग को हम ऐसा लिख सकते हैं। अगर हम बराबर लिखें तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू सांद्रता में परिवर्तन बटे समय अंतराल। तो सांद्रता में क्या है, परिवर्तन है। यूनिट अगर लिखें तो सांद्रता हम किसी भी चीज़ का लेते हैं मोल पर लीटर लेते हैं, और समय अंतराल को हम लेंगे यूनिट में, सेकंड में लेंगे, किसमें, सेकंड में। तो अभिक्रिया के वेग का जो यूनिट है वो हो जाएगा मोल पर लीटर पर सेकंड। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें पता चल गया कि अभिक्रिया का वेग जो है वो उसका यूनिट जो है वो मोल पर लीटर पर सेकंड होता है, क्योंकि हम सांद्रता से ही पता लगाते हैं, उनके सक्रिय मात्रा से ही पता लगाते हैं, और वो समय के हिसाब से परिवर्तन होता है उसमें। ठीक है, तो ये तो अभिक्रिया का वेग का
ये फॉर्मूला ऐसा रहता है और उसका यूनिट ऐसा रहता है, ये हम जान गए। अभिक्रिया के वेग को लिखते कैसे हैं ये देख लेते हैं, उसके बाद में हम उसके प्रायोगिक निर्धारण पे जाएंगे। ठीक है, मान लो हमारे पास एक अभिक्रिया है ए, यहाँ पे ए नहीं लेते हैं, एक मिनट। मान लो हमारे पास रिएक्टेंट है अभिकारक आर, जो चेंज हो रहा है प्रोडक्ट पी में। ठीक है, जो चेंज हो रहा है प्रोडक्ट पी में। तो इसका हम अगर लिखें अभिक्रिया का दर लिखें, है ना, रेट ऑफ रिएक्शन, ये अभिक्रिया का दर है, रेट है ना, हिंदी में जिसे कहेंगे दर, बराबर अगर हम इसके वो में लिखें कॉन्सेंट्रेशन जो है अभिकारक के कॉन्सेंट्रेशन में लिखें तो वो हमारा आएगा, परिवर्तन होगा तो परिवर्तन को कैसे दर्शाते हैं, हम परिवर्तन को हमेशा डेल्टा से दर्शाते हैं। तो डेल्टा आर, सिर्फ खाली आर नहीं लिखेंगे, इसको हम इस ब्रैकेट पे शो करेंगे ऐसे। ब्रैकेट पे क्यों शो करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट पे शो करने का मतलब है कि हम उस अभिकारक या उत्पाद के उसके सक्रिय मात्रा को हम दर्शा रहे हैं। ठीक है, तो डेल्टा आर डिवाइड बाई किसके हिसाब से होगा, समय में परिवर्तन होगा उसके हिसाब से, तो नीचे में समय में परिवर्तन डेल्टा टी हो जाएगा, इक्वल टू, ये अभिकारक के टर्म में हो गया। उत्पाद का ले लें तो हम उत्पाद में परिवर्तन को अगर लें तो उत्पाद में परिवर्तन होगा डेल्टा पी डिवाइड बाई डेल्टा टी, ऐसा हो जाएगा। तो इसका जो वेग रहेगा उत्पाद बनने का और ये अभिक्रिया के घटने का, इसके बढ़ने का और इसके घटने का, इन दोनों के जो गति है, दोनों का जो वेग है अभिक्रिया का, वो दोनों बराबर रहेगा। ये कब बराबर रहेगा, कब बराबर नहीं रहेगा, ये भी हम बात करेंगे अभी थोड़ी देर में, लेकिन इसे हम अभिक्रिया के वेग को इस प्रकार से लिख सकते हैं। एक और चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ हम लिखते हैं कि उत्पाद तो है, ठीक है, उत्पाद को हम क्या कर रहे हैं, उत्पाद हमारा बढ़ रहा है समय के हिसाब से। समय जब 0 से बढ़ने लगेगा, प्रारंभिक समय से अंतिम समय तक जब जाएगा कोई अभिक्रिया, तो वो उसका जो उत्पाद है वो बढ़ने लगेगा, प्रोडक्ट जो है वो बढ़ेगा, लेकिन जो रिएक्टेंट है वो घटने लगेगा। इसलिए हमेशा रिएक्टेंट के सामने में माइनस लगाते हैं। इसको हम ग्राफ में समझें तो ये ग्राफ है और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन है ऐसे, यहाँ पे टाइम है ऐसे, तो ये 0, यहाँ पे T1 और यहाँ पे T2। T2 बड़ा है कि T1 बड़ा है, T2 बड़ा है, T1 छोटा है, और यहाँ C1 और यहाँ C2 आएगा, सॉरी यहाँ C1, ठीक, सॉरी, यहाँ पे C1 रहेगा और यहाँ C2 रहेगा। ठीक है, तो अभिकारक जो है पहले ज़्यादा रहेगा, तो पहले C1 यहाँ पे रहेगा, यहाँ ऐसे, बाद में C2 रहेगा, तो C2 क्या है, छोटा है, C1 बड़ा है। हम परिवर्तन को कैसे लिखेंगे, C1 C2 में अगर लिखें तो परिवर्तन होगा हमारा डेल्टा, यहाँ पे आ जाएगा C2 माइनस C1, अंतिम माइनस प्रारंभिक, ऐसा होगा, डिवाइड बाई डेल्टा T2 माइनस T1, ऐसा हो जाएगा। और प्रोडक्ट में लिखें तो डेल्टा, यहाँ पे पी, इसको प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन जो है ये रिएक्टेंट का है, तो ऐसे हम P1 P2 मान सकते हैं प्रोडक्ट का, तो P2 माइनस P1 हो जाएगा ऐसा, डिवाइड बाई डेल्टा T, वही T2 माइनस T1 हो जाएगा। तो इस केस में क्या है, C2 जो है वो छोटा रहेगा, C2 क्या है, यहाँ 0 से छोटा वैल्यू है, C1 0 से बड़ा वैल्यू है, तो बड़ा वैल्यू C1 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस में आएगा, यहाँ पे आंसर माइनस में, इसलिए माइनस डेल्टा R डिवाइड बाई डेल्टा T इक्वल टू डेल्टा, यहाँ पे P2 छोटा है, P1 बड़ा है, क्योंकि प्रोडक्ट के केस में कैसा होगा, प्रोडक्ट के केस में स्लोप ऐसा रहेगा, और यहाँ P1 और P2 रहेगा, P1 और P2 ऐसा रहेगा, ऐसा स्लोप आएगा, है ना। तो यहाँ पे इसलिए पॉजिटिव रहेगा और डेल्टा P डिवाइड बाई डेल्टा T ऐसा हो जाएगा। अभिक्रिया के दर को इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि कोई अभिक्रिया जिसका जो स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, अब ये स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है ये समझ लेते हैं।
जिसका स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट जो है, गुणांक जो है, वो अगर समान है तो उसका कैसे लिखते हैं। मान लो यहाँ पे A है और यहाँ B है, तो इसे हम लिखेंगे R या फिर रेट, है ना, इक्वल टू माइनस डेल्टा A डिवाइड बाई डेल्टा T इक्वल टू डेल्टा B डिवाइड बाई डेल्टा T, ऐसे लिखेंगे। लेकिन जिसका भिन्न है, क्या है, जिसका कोएफिशिएंट जो है वो भिन्न है, जैसे कि A बना रहा है 1 मोल A लेते हैं तो वो बनाता है 2 मोल B बनाता है। कोई एक रिएक्टेंट है, एक कोई अभिकारक है A, वो 2 मोल उत्पाद बनाता है। तब इस कंडीशन में ये जो हमारा कोएफिशिएंट है, जो स्टाइकोमेट्रिक जो गुणांक है, इनका जो मोलों की संख्या है वो बराबर नहीं है, क्योंकि एक बना रहा है 2 ठो। तब उस कंडीशन में क्या होगा, स्पीड, इसको अगर हम डबल कर दें, इसको 2A करें तो ये 4B हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि 1 ठो 2 ठो बनाता है, तो 2 ठो मिलकर कितना बनाएगा, 4 ठो बनाएगा। तो इसके ख़त्म होने का स्पीड और इसके बनने की स्पीड में फ़र्क रहेगा। ये जिस गति से ख़त्म होगा उसके डबल गति से ये बनने लगेगा इस कंडीशन में। तो इसको लिखने के लिए जब ऐसा रहे जिसका स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट भिन्न है, तो उसका रेट हम लिखते हैं, रेट इक्वल टू, अगर ये 2 है और 4 है तो माइनस डेल्टा 2A, सॉरी ऐसा नहीं, ऐसा समझ लेते हैं, A और ये 2B बन रहा है ना, तो ये हो जाएगा रेट इक्वल टू माइनस डेल्टा A डिवाइड बाई डेल्टा T इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/2 डेल्टा B डिवाइड बाई डेल्टा T। जिसका स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट यहाँ पर है उसको हम डिवीज़न में यहाँ पर डाल देते हैं। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास है 2N2O5 इक्वल टू 4NO2 प्लस O2, ये एक रिएक्शन है। इस पे स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट जो है अलग अलग है। 2 ठो नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड मिल के बनाते हैं 4 मोल बनाते हैं NO2 के, और 1 मोल ऑक्सीजन के बनाते हैं। यानी कि इसकी और इसके सापेक्ष हम गति को लिखें तो इसके सापेक्ष जो अभिक्रिया की गति है वो इसके सापेक्ष अभिक्रिया की गति के बराबर नहीं होगा। इसे कैसे लिखेंगे, रेट को, अभिक्रिया की दर बराबर हो जाएगा यहाँ पे 1/2 माइनस में रहेगा क्योंकि रिएक्टेंट है, इसको हम लिख लेंगे N2O5 डिवाइड बाई डेल्टा T इक्वल टू 1/4 डेल्टा NO2 डिवाइड बाई डेल्टा T इक्वल टू डेल्टा O2 डिवाइड बाई डेल्टा T, ऐसा रहेगा। तो जिसका स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट अलग है उसे हम इस प्रकार से, दर को दर्शाने के लिए उसको हम इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, ये आपके समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट अपन लेते हैं अभिक्रिया के वेग का प्रायोगिक निर्धारण। अभिक्रिया का जो वेग है, ये जो अभिक्रिया है, वेग का प्रायोगिक निर्धारण। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि कोई भी अभिक्रिया का वेग जो है वो वेग का हम थ्योरेटिकल वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। कोई भी अभिक्रिया है, उस अभिक्रिया को हम लिख दिए, रिएक्शन को A और यहाँ A से B हो रहा है ऐसा लिख दिए, और इसका वेग क्या होगा ये हम कैलकुलेट करके नहीं निकाल पाएंगे। अभिक्रिया के वेग को हमेशा प्रायोगिक विधि द्वारा ही निर्धारण किया जाता है, एक प्रयोगशाला में ही उसका मेजरमेंट किया जाता है। इसीलिए हम अति मंद अभिक्रिया और तीव्र अभिक्रिया का वेग नहीं निकाल पाते हैं। ऐसा नहीं कि उनका केमिकल काइनेटिक्स से कोई नाता रिश्ता नहीं है, ऐसा नहीं है।
लेकिन उसका क्या है कि केमिकल काइनेटिक्स के अंतर्गत हम किसी भी अभिक्रिया का वेग अगर निर्धारण करें तो उसे हम प्रैक्टिकल लैब में उसका डिटर्मिनेशन करते हैं, उसका कैलकुलेशन उसका प्रैक्टिकली करते हैं। तो प्रैक्टिकली एकदम तीव्र रिएक्शन और अति मंद रिएक्शन है उनका हम प्रैक्टिकली हम कर नहीं पाएंगे, इसीलिए उन दोनों का हम छोड़ देते हैं। और जो मध्यम अभिक्रियाएं हैं, जो मध्यम गति से चलने वाली सामान्य अभिक्रियाएं हैं, उन अभिक्रियाओं का हम निर्धारण प्रायोगिक रूप से करते हैं। अब यहाँ पे हम करेंगे एक ठो एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो हमारे पास एक ठो रिएक्टेंट है ए, जिसे हम प्रयोगशाला में जिसका अभिक्रिया का जो उसका वेग है उस वेग का निर्धारण करना चाह रहे हैं। तो ये होता कैसे है प्रयोगशाला में, ये हम जानेंगे अभी, है ना, कि उसका निर्धारण प्रयोगशाला में किया कैसे जाता है। मान लो एक ए है, इसका हम रिएक्शन करा रहे हैं तो ये बी में कन्वर्ट हो रहा है। हम क्या करेंगे कि ये जो मिश्रण है इन दोनों को हम एक, या फिर एक मान लो कि यहाँ पर C प्लस ए है, ऐसा दो ठो है, इन दोनों को मिक्स किए और उसके बाद में धीरे धीरे B बनने लगा और इन दोनों की जो मात्रा है C और A का वो घटने लगा। हम क्या करेंगे, थोड़ी T समय पश्चात, थोड़ा सा समय लगेगा, T समय बाद जो है हम वहाँ से दोनों का मिक्सचर उठाएंगे। क्या उठाएंगे, मिक्सचर, उस सॉल्यूशन का या उस मिक्सचर को उठाएंगे जो यहाँ पे बन रहा है और उसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा करेंगे। कोई भी अभिक्रिया है उसको अभिक्रिया होने में उसको एक्टिवेशन एनर्जी जो है उसको पार करने में, कोई भी रिएक्शन को होने में टेम्परेचर लगता है। अगर उसका एक्टिवेशन एनर्जी लेवल उसका कम है तो वह कम टेम्परेचर पे भी रिएक्शन कर लेगा, और ज़्यादा है तो उसको टेम्परेचर चाहिए रिएक्शन होने के लिए, है ना। लेकिन कोई भी अभिक्रिया है उसको हम ये समझते हैं कि उसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर ठंडा किया, यानी कि उस पर होने वाली जो अभिक्रियाएं हैं उसे हमने रोक दिया। क्या कर दिया, रोक दिया। तो ऐसा हम उस मिश्रण को निकालते हैं, उसे 0 सेंटीग्रेड तक ठंडा करते हैं। ठंडा करने के बाद उसका हम मेजरमेंट करते हैं। उसका मेजरमेंट कैसे करेंगे, सांद्रता का हम अनुमापन करते हैं, सांद्रता का उसका अनुमापन करते हैं प्रयोगशाला विधि द्वारा, कि कितनी सांद्रता अभिक्रिया का अभिकारक उत्पाद में परिवर्तन हो गया है और कितना सांद्रता उत्पाद हमारा बन गया है। तो उस समय के उस निश्चित समय में हम निकाल कर ऐसा मेजरमेंट करते हैं। तो जो वैल्यू आएगा, है ना, जो वैल्यू आएगा हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन का, ए है जैसे कि ऐसा, इसका वैल्यू आएगा डिवाइड बाय टी करेंगे हम कितने समय पश्चात, ऐसा। तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा रेट आ जाएगा, रिएक्शन का रेट आ जाएगा। ऐसे लैब में किया जाता है। एक बार हम करेंगे तो हो सकता है आगे पीछे हो लैब के, फिर एरर ख़त्म करने के लिए हम मेजरमेंट लेते हैं, 1 2 तीसरा मेजरमेंट, चौथा मेजरमेंट, पांचवा मेजरमेंट, छठवां मेजरमेंट, अलग अलग वैल्यू आता है। इन वैल्यू के हिसाब से हम अलग अलग डेटा पाते हैं, उस डेटा के हिसाब से हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो ये वेग जो है ऐसा हमको ग्राफ मिलता है, ठीक है। पहले स्पीड ज़्यादा रहता है, धीरे धीरे स्पीड धीरे धीरे कम होता है, कॉन्सेंट्रेशन जैसे जैसे कम होता है वैसे वैसे अभिक्रिया का वेग जो है वो भी कम होता है। ये हम आगे भी पढ़ेंगे, इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभिक्रिया का वेग जो है उसको प्रयोगशाला में इस प्रकार से निर्धारण किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा और कैसे किया जाता है, इसके अलावा जो है हम एक चीज़ और कर सकते हैं प्रयोगशाला में, कि हमारे पास अगर एक एक्सपेरिमेंट है, एक रिएक्शन है, ए टू बी ऐसा कन्वर्ट हो रहा है, ज़रूरी नहीं कि इसका मिक्सचर निकाल के हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा करें और उसके बाद ही करें, क्योंकि कई रिएक्शन ऐसे रहते हैं जिनमें कुछ ऐसे गुण हैं जो रिएक्शन होते होते उसी समय पे उसका जो प्रॉपर्टीज़ है वो हमें दिख जाता है। दिखने वाले गुण जैसे कि रंग में परिवर्तन होना, दाब में परिवर्तन होना, आयतन में परिवर्तन होना और विद्युत चालकता में परिवर्तन होना। विद्युत चालकता उस सॉल्यूशन या विलयन या फिर जो भी रिएक्शन हो रहा है उसका विद्युत चालकता जो है उस मिश्रण का, उसमें परिवर्तन होता है। तो इस प्रकार के जो परिवर्तन है ये प्रेक्षणीय गुण है, ऑब्जर्वेटिव प्रॉपर्टीज है, प्रेक्षणीय गुण है ये सब, ठीक है। तो ये जब प्रेक्षणीय गुण है तो हम इसको केमिकल रिएक्शन होते होते भी उसका मेजरमेंट ले सकते हैं बिना सैंपल निकाले।
इस प्रकार के मेजरमेंट करके भी हम लैब में अभिक्रिया के वेग का पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने जान लिया कि प्रयोगशाला में अभिक्रिया का वेग जो है उसका निर्धारण किस प्रकार से होता है, निर्धारण किस प्रकार से होता है। अब हम जान लेते हैं ऋणात्मक और धनात्मक ढाल। देखिए कोई भी वेग जो है, यहाँ पे लिख देता हूँ, धनात्मक या ऋणात्मक ढाल के बारे में हम जानेंगे। आखिर ये क्या है, ये कौन सी चीज़ है, ऋणात्मक और धनात्मक ढाल आखिर बोलते किसको हैं। मान ली जाए हमारे पास अभिकारक है R, कन्वर्ट हो रहा है P में। R को कॉन्सेंट्रेशन को हम समय के साथ दर्शाएं ऐसा, यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं ऐसा। R को हम इसके कॉन्सेंट्रेशन को समय के साथ दर्शाएं, इधर x एक्सिस पे T ले लेते हैं, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन किसका, ये R का है, R का, और ये P का है। ठीक है, P का कॉन्सेंट्रेशन, R पहले ज़्यादा रहेगा। अभिक्रिया अगर 0 पे है तो R का वैल्यू ज़्यादा रहेगा, और धीरे धीरे R का वैल्यू जो है जैसे जैसे रिएक्शन होते जाएगा वैसे वैसे ऐसे उसका कॉन्सेंट्रेशन डाउन होता जाएगा, और उसका वेग का जो ये ग्राफ है ये हमें इस प्रकार से मिलेगा। यानी कि R का जो है ढाल, वो ढाल हमें ऋणात्मक मिलता है ऐसे, प्लस से माइनस की ओर, और जो प्रोडक्ट है इसका ढाल हमें मिलता है ऐसे, माइनस से प्लस की ओर, तो इसे धनात्मक ढाल कहते हैं। यानी कि प्रोडक्ट का जो ढाल है वो धनात्मक है, और रिएक्टेंट का जो ढाल है वो ऋणात्मक है। अभिकारक का ढाल जो है समय के साथ ऋणात्मक मिलता है, प्रोडक्ट का ढाल धनात्मक मिलता है। ये तो हमने जान लिया। अब इसके बाद हम जानेंगे अभिक्रिया के जो वेग हैं, इन वेग को क्या क्या चीज़ें प्रभावित करती हैं। अभी तक सब आसान था, है ना, कोई मुश्किल नहीं है, आगे भी कुछ भी मुश्किल नहीं है। देखिए ये जो अभिक्रिया का वेग है, ये वेग आखिर किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, क्या क्या चीज़ें इन्हें प्रभावित करती हैं। तो अभिकारक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। अब हम जान लेते हैं क्या क्या चीज़ें प्रभावित करती हैं। सबसे पहला जिस पे हम मेजरमेंट करते हैं वही एक चीज़ है सांद्रता। ठीक है, सांद्रता है अभिकारक का जो सांद्रता है, जितने भी अभिकारक रहेंगे उनकी सांद्रता अगर बढ़ा दी जाए तो अभिक्रिया का वेग जो है वो बढ़ जाता है। तो वेग बराबर वेग अनुक्रमानुपाती है अभिकारकों के सांद्रता के। अगर सांद्रता बढ़ाएं तो वेग भी बढ़ जाता है। ठीक है, और दूसरा होता है ताप। दूसरा भी कारक जो अभिक्रिया है उसके वेग को प्रभावित करने वाला कारक जो है वो ताप होता है। कैसे होता है, हम सामान्य अभिक्रिया का जो प्रयोगशाला निर्धारण करते हैं उनमें कई सामान्यतः ऐसे अभिक्रियाएं हैं, हमने जब ताप में वृद्धि किया तो प्रति 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप वृद्धि पर अभिक्रिया का वेग जो है सामान्यतः डबल हो जाता है, दुगुना हो जाता है। ये हमने ऑब्जर्वेशन से प्रयोगशाला में ये चीज़ पाया है। तो ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग जो है वो T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्शन का रेट होता है। ठीक है, ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग जो है वो बढ़ जाता है, लेकिन यह दो टाइप के कंडीशन में होता है, ये बढ़ा भी देता है और घटा भी देता है। कैसे, मान लो अगर अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है,
ऊष्माक्षेपी है, और एक अभिक्रिया है ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। ठीक है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के केस में क्या होगा कि मान लो ऐसा हमारे पास एक बीकर है, उस पे हमारा घोल है, रिएक्शन वाला मिक्सचर घोल है। ये बीकर हमने कर दिया है ऐसा बंद। ठीक है, और यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है जब हम ये चीज़ जानते हैं कि कोई भी टेम्परेचर जो है वो गर्म से ठंडा की ओर उसका जो प्रवाह है, तापमान का जो प्रवाह है वो गर्म से ठंडा की ओर होता है। रिएक्शन होगा तो यहाँ पे सॉल्यूशन से बाहर निकलेगा हीट, है ना। ऊष्माक्षेपी में यही होता है, रिएक्शन होगा तो हीट बाहर निकलेगा। तो बाहर कब निकल पाएगा? जब बाहर का जो टेम्परेचर है वो ठंडा होगा, तभी तो टेम्परेचर आराम से बाहर निकल पाएगा। और इसी को हम अगर गर्म कर दें, नीचे से आग लगा दें, यानी कि उसको टेम्परेचर बढ़ा दें, तब वो टेम्परेचर कैसे बाहर निकल पाएगा? तब वो रिएक्शन क्या होगा? इस कंडीशन में, ऊष्माक्षेपी के कंडीशन में, टेम्परेचर बढ़ाना जो है वो रिएक्शन के रेट के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो रिएक्शन का रेट कम हो जाएगा, और टेम्परेचर कम करें तो रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा। किस कंडीशन में? ऊष्माक्षेपी में। और ऊष्माशोषी में जस्ट उसके उल्टा होता है, रेट जो है वो टेम्परेचर देने पे बढ़ जाता है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ऐसा हो जाएगा। ये दूसरा हो गया। तीसरा हम देखते हैं दाब। अब ये कैसा है? देखो, जिस अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद दोनों के जो प्रेशर है, दोनों के जो मोलों की संख्या है वो अगर समान है तो दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन अगर ये 2A = B है, ये जो 2 मोल है A का अभिकारक का, वो 1B बना रहा है, यानी कि यहाँ जितना प्रेशर है वो प्रेशर कम हो रहा है, यहाँ मोलों की संख्या ज़्यादा है, यहाँ मोलों की संख्या कम हो रहा है। तो इसमें सामान्यतः क्या होता है कि प्रेशर यहाँ पे कम होगा। तो इस टाइप के रिएक्शन में, या फिर हम इसे बढ़ा दें, तब इस टाइप पे क्या होगा, 2 मोल मिल के 4 मोल भी बनाएंगे, तब क्या होगा, वहाँ का दाब जो है बढ़ेगा। तो अगर दाब रिएक्शन से बढ़ रहा है तो हम दाब बढ़ाएंगे तो रिएक्शन का रेट डाउन करेगा, और अगर रिएक्शन में दाब कम हो रहा है तो हम वहाँ पे दाब बढ़ाएंगे तो रिएक्शन फास्ट होगा। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। दाब जो है, अगर मोलों की संख्या बढ़ती है उत्पाद में तो दाब बढ़ाने पे रिएक्शन का रेट डाउन जाएगा, और अगर मोलों की संख्या कम होती है, यानी रिएक्शन पे टोटल दाब जो है वो कम होता है, तो दाब बढ़ाने पे रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा। तो दाब का प्रभाव इस प्रकार से पड़ता है। चौथा हम देखते हैं पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी कि सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, ठीक है, ये कैसे प्रभाव करेगा? एक चीज़ तो हम कॉमन जानते हैं कि किसी भी चीज़ का सरफेस एरिया बढ़ा दी जाए तो उसका रिएक्शन बढ़ जाता है, ज़्यादा स्पीड से होने लगता है। कैसे? देखो, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमारे पास एक लोहे का तवा है, ये हमने नीचे आग लगा दिया, ठीक है। ये लोहे का तवा है, उस पर हम आयताकार एक ठो ये रख देते हैं, लोहे का रॉड रख देते हैं, आयताकार है। ये जो रॉड है ये आयताकार है। ऐसे वर्टिकल पोजीशन पे एक लोहे का रॉड रख देते हैं। अब इसे गर्म करते हैं, तो इसे इस पोजीशन में का टेम्परेचर बढ़ने में जो टाइम लगेगा वो टाइम, और एक रॉड रख देते हैं हम इसी प्रकार का, जो रेक्टेंगुलर एक रॉड है उसे हम ऐसे रख देते हैं यहाँ पे सरफेस पे, ठीक है। तो इसका जो एरिया ऑफ सरफेस जो टच है इस पे वो कम है, और इसका जो एरिया है वो ज़्यादा है। अब बताओ ये पहले गर्म होगा कि ये पहले गर्म होगा? ऑब्वियस सी बात है कि ये पहले गर्म होगा, है ना, सीधा सीधा बात है, क्योंकि इसका सरफेस ऑफ एरिया ज़्यादा टच है इस पे। यानी कि सरफेस एरिया जो है, पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है, वो रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है ना। तो सरफेस एरिया जो है, पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये अनुक्रमानुपाती होती है दर के,
है ना। पृष्ठ क्षेत्रफल ज़्यादा तो दर ज़्यादा, इसलिए हम कह सकते हैं कि ठोस का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कम होगा तुलनात्मक किससे, तरल से, है ना, या फिर लिक्विड से, और इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो गैस से कम होगा। गैस का रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा क्योंकि इसकी सरफेस एरिया ज़्यादा है और उसके कंपेरिजन इसमें ये कम है, उसके कंपेयर में ये और कम है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो कारक है, जो रीज़न है, वो क्या है, फैक्टर क्या अफेक्ट करता है, वो है उत्प्रेरक की उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। उत्प्रेरक की उपस्थिति, दो प्रकार के उत्प्रेरक रहते हैं, पॉजिटिव उत्प्रेरक और नेगेटिव उत्प्रेरक। पॉजिटिव वो जो अभिकारक के अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, और नेगेटिव वो जो अभिक्रिया के वेग को घटा देते हैं। तो कैटलिस्ट की उपस्थिति जो है यह भी एक कारक है, किसी भी अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने और घटाने के पीछे इसका भी हाथ रहता है। किस प्रकार से रहता है और कैसे होता है ये हम बाद में डिटेल में जानेंगे क्लास में, इसी में, है ना। अभी फिलहाल इतना समझते हैं। छठवां चीज होता है अभिकारकों की प्रकृति, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि अभिकारकों की प्रकृति। इसमें एक चीज हो जाता है जैसे कि साइज है, ठीक है। साइज, जो छोटा साइज रहेगा जल्दी रिएक्ट करेगा कि बड़ा साइज रहेगा वो जल्दी रिएक्ट करेगा। जो छोटा साइज रहेगा वो उतना जल्दी रिएक्ट नहीं करता है। अगर एक बड़ा है एक छोटा है तो रिएक्ट ठीक होता है, दोनों बड़ा बड़ा है तो भी जल्दी नहीं होता है, दोनों छोटा छोटा है तो भी जल्दी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि किसी भी रिएक्शन को घटित होने के लिए उसके इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना भी जरूरी है, दोनों के बीच बंध बनना जरूरी है, चाहे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो, चाहे साझा हो, चाहे जो भी हो, लेकिन दोनों के बीच बाउंडेशन जरूरी है। बॉन्ड बनाने के लिए उनका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी रहता है। दूसरा हम देख सकते हैं कि इफेक्टिव इलेक्ट्रोनिगेटिव जो है EN जो है वो भी कम ज़्यादा है कि कैसा है, किसी एक का स्ट्रांग रहेगा तभी तो बॉन्ड खींचेगा। तो ये अभिकारक की जो प्रकृति है यह भी डिपेंड करता है कि अभिक्रिया का वेग कम रहेगा कि ज़्यादा रहेगा। अगर बॉन्ड सहजता से बनता है, नया बॉन्ड बन जाता है, तो उस कंडीशन में अभिक्रिया का वेग ज़्यादा रहेगा। और बॉन्ड बनने में डिफ़िकल्टी होती है, बड़े बड़े साइज़ हैं और उनको बॉन्डेशन, उनका जो स्टेबिलिटी है वो कम रहता है, तब रिएक्शन का रेट जो है वो स्लो हो जाता है। तो अभिकारकों की प्रकृति जो है यह भी बहुत बड़ा मुख्य मुद्दा है, अभिकारक के वेग को प्रभाव करने वाला। ठीक है। इसके अलावा होता है एक रेडिएशन, विकिरण। कितने लिख लिए? 6 लिख लिए ना, 7वां लिख लेते हैं अपन। विकिरण होता है, रेडिएशन। ये भी एक प्रकार से टेम्परेचर का ही इफेक्ट है। कई रिएक्शन ऐसे होते हैं जो अंधेरे में धीरे स्पीड में होते हैं और उजाले में जल्दी होते हैं, क्योंकि रेडिएशन से उनको एक्टिवेशन एनर्जी को पार करने के लिए उनको हीट ऑफ एक्टिवेशन मिल जाता है एंड एक्टिवेट होने के लिए, और बॉन्ड बनाने के लिए वो लोग फ्री रहते हैं। फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं H2 + Cl2। ये अगर अंधेरे में हुआ रिएक्शन तो यह बहुत धीरे होता है और HCl बनाता है, 2HCl। और यही अगर उजाले में कर दो तो रिएक्शन रेट बढ़ जाता है, यहाँ रिएक्शन रेट घटा हुआ रहता है। तो ये रेडिएशन से भी रेट ऑफ रिएक्शन को, अभिक्रिया के वेग को प्रभाव पड़ता है। ठीक है, चलिए ये हमने देख लिया अभिकारक और क्या है, ये अभिक्रिया का वेग जो है उसे किन किन चीज़ों से प्रभाव पड़ता है। क्या क्या देख लिया हमने? टेम्परेचर देख लिया, सांद्रता देख लिया, प्रेशर यानी कि दाब देख लिया, उत्प्रेरक की उपस्थिति देख लिया, और अभिकारकों की प्रकृति देख लिया, हमने विकिरण देख लिया, और हमने देख लिया पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, अब आते हैं, हमारा नया हेडिंग आता है अभिक्रिया के वेग जो है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो रेट लॉ क्या है? रेट लॉ, दर नियम क्या कहते हैं हिंदी में जिसे, दर नियम। और हम इसी के साथ जानेंगे
वेग का स्थिरांक, उधर नियम जब लिखेंगे उसी के साथ में हम जानेंगे वेग स्थिरांक क्या है और वेग स्थिरांक का इकाई क्या है, ये चीज हम अभी पढ़ते हैं। ठीक है, तो सन 1867 में दो वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट, इसका नाम था गुल्डबर्ग तथा वागे। देखो, अभिक्रिया का वेग जो है ये तो मैंने पहले ही क्लियर किया कि ये जो है अभिक्रिया का वेग, इसका डिटर्मिनेशन मेथड वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल ही है। तो हमने ऐसे नॉर्मल कई तरह के रिएक्शन जो हैं उनको प्रयोग किया, उनका ऑब्जर्वेशन किया, उनका परीक्षण किया इन दोनों साइंटिस्ट ने। उसके हिसाब से इन्होंने एक निष्कर्ष निकाला कि अभिक्रिया का जो वेग है और जो अभिकारकों की सांद्रता है, इन दोनों में जो संबंध है वो गुणात्मक संबंध होता है, जो द्रव्य अनुपाती क्रिया को फॉलो करता है, लॉ ऑफ मास एक्शन के नियम के अनुसार होता है ना। इसके अनुसार किसी भी अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सक्रिय मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। इन्होंने पाया कि ये जो रिएक्शन है इसका जो रेट है समानुपाती होगा किसका, रिएक्शन का रेट अभिकारकों की सक्रिय मात्रा, ये इसका सक्रिय मात्रा हो गया, उनके गुणनफल, सांद्रताओं के सक्रिय मात्रा के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो ये हो गया गुणनफल, दोनों का गुणनफल या सक्रिय मात्रा, रेट इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रहता है। ठीक है, ये एक चीज हो गया। लेकिन इन्होंने यह भी बताया वेग नियम, और इसी को वेग नियम कहा, ये जो चीज है इसी को वेग नियम कहा। और बहुत सारे रिएक्शन का हमने परीक्षण किया, वैज्ञानिकों ने परीक्षण किया, तो उसमें पाया गया कि सिर्फ ये गुणन नहीं है, इसमें जो स्टैइकोमेट्रिक जो कोफिशिएंट हैं, यहाँ एक है, यहाँ एक है, या फिर दो है, स्टैइकोमेट्रिक कोफिशिएंट इनके घातांक के रूप में व्यक्त होते हैं। अगर यहाँ 2 है तो यहाँ a का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ अगर 4 है तो b का पावर 4 हो जाएगा। इस प्रकार से वेग का एक नियम बना जिसे हम रेट लॉ या फिर वेग का नियम के नाम से जानते हैं, और एक एग्जाम्पल के साथ हम इसे आगे समझते हैं। एक चीज मैं यहाँ साफ साफ क्लियर करूँगा आपको यहाँ कन्फ्यूज़न हो रहा होगा एक चीज कि मान लो कोई रिएक्शन है, जैसे कि 2a + 3b और ये दोनों मिलके बना रहा है 2c, ऐसा समझ लो, ये एक रिएक्शन है। इसको देख के हम अगर रेट लॉ लिखें, इसका रेट लॉ कैसे लिखेंगे, अगर आप समझ रहे हैं कि इसका रेट लॉ लिख देंगे हम रेट इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a के पावर स्क्वायर और ये कॉन्सेंट्रेशन b पावर 3 और ये c पावर 2, ऐसा आ जाएगा, समझ रहे होंगे। तो ये गलत है ना। ये जो घातांक हैं ये वही घातांक है जिनका सक्रिय मात्रा जिसके गुणांक पे निर्भर करते हैं। यहाँ पे 2 है तो इसका कोफिशिएंट 2 तो है, मोलों की संख्या 2 है, लेकिन इस पे अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है कि नहीं करता है, ये इंपॉर्टेंट है। और अभिक्रिया का वेग का निर्धारण जो है वो किया जाता है प्रयोगशाला में, ये चीज़ तो हम समझ गए है ना। मैंने बताया कि अभिक्रिया का वेग का निर्धारण जो है वो प्रयोगशाला में किया जाता है, यानी कि ये रिएक्शन जो है, कोई भी संतुलित समीकरण है, बैलेंस्ड इक्वेशन जो है, उसे हम देख के नहीं बता पाएंगे कि उनका जो ये मोलों की संख्या है, ये जो स्टैइकोमेट्रिक कोफिशिएंट हैं, इन पे उनका रेट जो है वो डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि नहीं करता है। जिन पे करता है उसका हम ऐसे शो कर सकते हैं, और जिन पर नहीं करता है उनका यहाँ पे उसी मोलों की संख्या को यहाँ पे नहीं दर्शा सकते। तो दर्शाएंगे तो वही जो इस पे निर्भर करेगा, इसी से फिर हमें अभिक्रिया की कोटि का पता चलता है। ठीक है, वो हम अभी आगे पढ़ेंगे, तो इस चीज़ पे बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं उस पे रेट लॉ के हिसाब से उसे कैसे लिखेंगे।
फॉर एग्जाम्पल PCl5 है, ये क्या बनता है, PCl3 प्लस Cl2 में डिसोसिएट होता है। ठीक है, अब इसमें ये देख लेते हैं कि इनका गुणांक जो है, यहाँ भी 1 मोल है, ये 1 मोल PCl5 जो है 1 मोल PCl3 बना रहा है और 1 मोल क्लोरीन बना रहा है, यानी कि यहाँ पे जो कोफिशिएंट है, जो स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है, जिसे हम स्टाइक्योमेट्रिक रस समीकरण मिति गुणांक कहते हैं, वो बराबर है। और इसी पे ही डिपेंड करता है हमारा जो रिएक्शन हमने प्रयोगशाला में पता लगाया, तो इसी पे भी डिपेंड करता है। तो इसका रेट कैसे लिख लेंगे, इसका रेट लॉ के हिसाब से रेट लॉ होगा रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सक्रिय मात्रा होगा PCl5 का, ऐसा हो जाएगा इसका, है ना। यहाँ पे तो एक ही है अभिकारक, तो एक ही लिखेंगे, अभिकारक के बारे में दिया है ना। अगर उत्पाद का लिखेंगे तो वो अलग से होगा, रेट लिखेंगे तो अभिकारकों की सांद्रता सक्रिय सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है, तो ये लिख दिया हमने। अब इस समानुपाती को हटाएंगे तो हम जानते हैं कि किसी भी प्रोपोर्शनल, ये जो साइन है इसे हटाते हैं प्रोपोर्शनैलिटी को, तो इक्वल टू लिखेंगे तो एक कांस्टेंट लगाते हैं, यहाँ पे K कांस्टेंट है और PCl5 ऐसा लिख देते हैं। तो ये जो K है इसी को हम कहते हैं वेग स्थिरांक, यही है रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट। अब हमने बराबर कर दिया, तो कोई तो चीज़ चाहिए जो इन दोनों को वेरिएबल बना सके। अगर ये ज़्यादा है तो ये भी ज़्यादा है, बराबर थोड़ी हो जाएगा। तो एक K रहेगा रेट कांस्टेंट, ये अभिक्रिया के वेग के हिसाब से ऊपर नीचे इसका वैल्यू आते रहता है। ठीक है, तो ये हमने समझ गए कि रेट लॉ क्या है, रेट कांस्टेंट क्या है। अब रेट ठीक है, घातांक लगाकर हम व्यक्त करते हैं। वेग नियम वह व्यंजक होता है जिसमें किसी अभिक्रिया के वेग को अभिक्रियाओं की मोलर सांद्रता, उसका जो अभिकारक है उत्पाद है उसके मोलर सांद्रता के पद पर कोई घातांक लगाकर व्यक्त करते हैं। ठीक है, मान ली जाए कि यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं, 2NO गैसियस है प्लस O2 ये भी गैसियस है और ये बनाता है 2NO2। इसको हम कैसे लिखेंगे, इसका जो वेग है वो हो जाएगा, वेग इक्वल टू रेट कांस्टेंट यहाँ K और ये हो जाएगा NO स्क्वायर और ये O2, ऐसा इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज समझ लेते हैं, अभिक्रिया का जो वेग है, कोई अभिक्रिया है उसका जो वेग है, वेग कितने प्रकार के होते हैं, है ना। प्रभावित करने वाले कारक देख लिए और वेग क्या होता है ये देख लिए, वेग का यूनिट देख लिए, मोल पर सेकंड पर मोल पर लीटर पर सेकंड होता है। वेग कितने प्रकार के होते हैं, पहला औसत वेग, ऐसे निकालते हैं। दूसरा तात्क्षणिक वेग, तात्क्षणिक वेग मतलब इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट, ऐसे कहेंगे एवरेज रेट। इसका मतलब क्या, इसका मतलब है, मान लो आप बाइक चला रहे हो, 0 से आप 100 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हो,
ठीक है, आप इसको तय करने में आपको लगा 3 घंटे, 3 आवर्स लगे। यहाँ पे भी आप जा रहे हो, ऐसे 100 किलोमीटर है, यहाँ पे भी आपको 3 आवर्स लगा। तो यहाँ पे एवरेज जो वेग है, औसत वेग जो है, वो आपका आएगा, मान लो आप 3 घंटे में 100 किलोमीटर, तो 100 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 33.3 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड हो गया आपका। इंस्टेंटेनियस स्पीड कहने का मतलब है कि आप यहाँ पे 10 की स्पीड में चल रहे हो, फिर यहाँ पे 50 पे, यहाँ 60 पे, जिस पॉइंट पे आप अपना बाइक का कांटा देख रहे हो, मीटर जहाँ पे देख रहे हो, उसी टाइम पे वो कितना है, वो चीज कहलाता है आपका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तात्क्षणिक अभिक्रिया वेग जो है वो वही कहलाता है कि जिस टाइम पे आप देख रहे हो उसी टाइम पे वो कितना है। यानी कि अगर हम परिभाषा के रूप में लिखें तो औसत वेग जो है, औसत, इसे हम कहेंगे कि निश्चित समय अंतराल पे 5 मिनट हो सकता है, 10 मिनट हो सकता है, 20 मिनट हो सकता है, 2 घंटा हो सकता है, निश्चित समय अंतराल पे वेग। इसे लिखने के लिए कैसे लिखेंगे? इसे लिखेंगे हम डेल्टा ए डिवाइड बाई डेल्टा टी। मान लो ये अभिकारक है तो ऐसे लिख देते हैं, रेट इक्वल टू ऐसा, ये अभिकारक है तो माइनस में रहेगा, है ना। ये चीज़ें याद रखना, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगा। इसे हम ऐसा लिखेंगे, डेल्टा ए डिवाइड बाई डेल्टा टी। लेकिन जब हम तात्क्षणिक की बात करें तो ये 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट कुछ भी हो सकता है। डेल्टा टी जहाँ से शुरू किए और लास्ट खत्म किए उतने बीच का गैप जो है वो टाइम है यहाँ पर औसत में। तात्क्षणिक पे क्या है, जब हम देखें, यानी कि इसे हम कहेंगे एकांक समय पे, एकांक समय पे वेग। इसे हम लिखने के लिए लिखेंगे रेट इक्वल टू माइनस डी ए डिवाइड बाई डी टी। इसे हम डी से शो करते हैं, यहाँ डेल्टा से शो किया तो यहाँ डी से शो किया। डी से शो करने का मतलब है कि एकांक यूनिट, अगर हम मिनट में गिन रहे हैं समय को तो 1 मिनट पे कितना चला, अगर हम सेकंड पे गिन रहे हैं समय पे तो 1 सेकंड में क्या स्पीड था, वो चीज कहलाएगा हमारा तात्क्षणिक वेग, इंस्टेंटेनियस रेट, INST, इंस्टेंटेनियस रेट, AVE, एवरेज, ऐसे शो करेंगे। अगर औसत वेग का जो ये डेल्टी है, इसका ये इतना छोटा है कि वो एकांक आ जाता है, अगर ये इतना छोटा है कि ये एकांक आ जाता है, 1 सेकंड पे हम औसत निकाल रहे हैं, तो वो जो टाइम है वो अगर इसी टाइम 1 सेकंड यूनिट टाइम के बराबर है, तब के कंडीशन में औसत और तात्क्षणिक वेग दोनों का मान समान रहेगा। ठीक है, ये हमने जान लिया कि अभिक्रिया के वेग कितने प्रकार के होते हैं या किस प्रकार से होता है। इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज हमने क्या क्या पढ़ लिया? आज हमने पढ़ लिया अभिक्रिया का वेग, केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है, किन अभिक्रियाओं का हम प्रायोगिक निर्धारण करते हैं, उसके वेग का, और वेग कितने प्रकार के होते हैं, वेग का जो इकाई है वो क्या होता है। हाँ, वेग की इकाई होता है मोल पर लीटर पर सेकंड, ये वेग का हो गया। एक और चीज़ था, वेग स्थिरांक का क्या है इकाई, वो हम निकालना बाकी रह गया, तो वो निकाल लेते हैं, फिर इसके बाद क्लास खत्म करेंगे। फिर अगली क्लास में बाकी सब जो भी बच जाएगा वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो रेट कांस्टेंट का यूनिट निकालेंगे, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट का यूनिट निकालते हैं। ठीक है, रेट लॉ के हिसाब से हमने क्या पढ़ा, रेट लॉ के हिसाब से दर नियम क्या होता है, वो होता है दर जो है वो अनुक्रमानुपाती होता है A
या बी सक्रिय मात्रा के कॉन्सेंट्रेशन के गुणनफल के, है ना। यहाँ पे इक्वल टू लिखेंगे तो हो जाएगा रेट इक्वल टू के और ये सक्रिय मात्रा ए, ऐसा हो जाएगा। के इक्वल टू आ जाएगा रेट डिवाइड बाई ए, ऐसा हो जाएगा। तो ये जो वेग स्थिरांक है, वेग स्थिरांक अलग अलग प्रकार के रिएक्शन का अलग अलग इकाई आता है। अगर हम सामान्य रूप से माने तो इसका रेट का होता है मोल प्रति लीटर, मोल पर लीटर पर सेकंड, डिवाइड बाई, अगर ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, अभी हम अभिक्रिया की कोटि पढ़ेंगे, उसके हिसाब से अलग अलग अभिक्रिया की कोटि का अलग अलग वेग स्थिरांक का इकाई होता है ना। नॉर्मल अगर हम प्रथम कोटि का लें तो ये इसका क्या रहेगा, मोल पर लीटर रहेगा। तो यहाँ पे मोल पर लीटर इसकी मात्रक हो गया, तो ये और ये कैंसिल हो जाते हैं और बचता है सेकंड इनवर्स। ये प्रथम अभिक्रिया के प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का इकाई है। इस प्रकार से हम 2-3 कोटि है, प्रथम कोटि है, द्वितीय कोटि है, तृतीय कोटि है, तीनों चारों का हम अलग अलग इकाई हम निकाल के वेग स्थिरांक का देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप अगर चाहते हैं डाउट क्लास में जुड़ना, है ना, तो टेलीग्राम पे सर्च कीजिए, हम टेलीग्राम पे बी स्टडी LTD, है ना, मरते दम तक सीखते रहो, लर्न टिल डाई, बी स्टडी सर्च कीजिए और ज्वाइन कीजिए। वहाँ आपको क्लास के PDF और शॉर्ट नोट्स और लाइव क्लास, डाउट क्लास के आपको सब लिंक वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो क्लास में बने रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। थैंक यू।